चैप्टर 4 जो है बेटा वो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने विभिन्न जो जीव जो जंतु हैं, है ना, उनका क्या किया है, क्लासिफिकेशन जो है वो देखा है कि कैसे जो समस्त जीव हैं उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रोटोजोआ और दूसरा होता है मेटोजोआ। मेटोजोआ जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। फिर जो प्रोटोजोआ है उसके मेन कैरेक्टर्स हम लोगों ने देख लिए थे। प्रोटोजोआ के अंदर पैरामीशियम, अमीबा ये सब आते हैं, ठीक है। यानी समस्त जितनी भी जो क्रियाएं होती है वो कहाँ होती है, एक ही कोशिका में होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंदर हमको पता है कि मेटाजोआ जो होते हैं बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। उनको फिर से हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर आता है एक तो कॉर्डेट्स और एक होता है नॉन कॉर्डेट्स। तो आज हम इसी जो चैप्टर है उसी के अंदर हम लोग जो है ये पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपके ये ठीक है, सामने स्क्रीन पर आपकी बुक जो है उसका आपको पेज जो है वो देखने को मिल रहा है ना। एक्सट्रेट कर देती हूँ मैं आपको स्क्रीन पर। तो आज हम लोग जो देखेंगे जो नॉन कोडेट्स होते हैं, जिसकी पोरिफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, एस्केल्मेंथीज हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, है ना, एकाइनोडर्मेटा तक जो आते हैं वो हम लोग सारे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले आप जो है स्क्रीन को जूम किया मैंने, ये आपके सामने ये, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले बात आती है पृष्ठ रज्जु क्या चीज होती है बेटा। पृष्ठ रज्जु को हम देखेंगे तो पृष्ठ रज्जु जो होती है वो क्या चीज है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, उसका जो मस्तिष्क का लास्ट पार्ट जो होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है, और उसका भी लास्ट हिस्सा जो होता है वो कौन सा होता है, जैसे मस्तिष्क का जो लास्ट हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा से पीछे की तरफ एक मतलब जो है जो लंबी सी संरचना होती है जिसे मेरु रज्जु कहते हैं ना। तो शलाका रूपी पृष्ठ रज्जु या नोटोकोड मध्य चरण किससे उत्पत्ति होती है, नीट में आने वाला क्वेश्चन है कि मेरु रज्जु की उत्पत्ति जो होती है, यानी जैसे कि हमारा ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन के एंड सिरे पर ऐसे लंबी जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर इस तरह से लंबी सी संरचना होती है, ये रीढ़ की हड्डियां होती है 33 है ना, उसके अंदर जो ये संरचना होती है ये हमारी क्या होती है, स्पाइनल कोड होती है ना, जो कि कशेर दंड जो होते हैं उनसे ढकी हुई रहती है सुरक्षा के लिए, है ना। तो मस्तिष्क का ये जो एंड सिरा है, ये एंड सिरा जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है वही हमारी मेरु रज्जु होती है ना। तो लगभग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो ये जो मेरु रज्जु होती है वो मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है ना। और कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारी पीछे वाली सतह है वो क्या कहलाती है, पृष्ठीय सतह कहलाती है, जो पीठ वाली है ना। तो पृष्ठीय सतह में ये क्या होती है, पाई जाती है। और जिन जीवों में ये पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उन्हें कोर्डेट्स कहते हैं। यानी पृष्ठ रज्जु या मेरु रज्जु युक्त प्राणियों को क्या कहेंगे, रज्जु या कॉर्डेट्स कहा जाता है। पृष्ठ रज्जु रहित प्राणियों को नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। यानी कुछ जीवों में ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो तो कहलाएंगे कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं होती है वो क्या कहलाएंगे, नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब प्राणियों में वर्गीकरण में हम लोगों ने देख लिया, वर्गीकरण का अच्छे से चार्ट मैंने आपको समझ में आया इसलिए बना दिया है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। यानी इनके अंदर क्या नहीं होती, इनके अंदर पृष्ठ रज्जु जो होती है यानी मेरु रज्जु है वो नहीं पाई जाती। तो इसके अंदर सबसे पहला संघ आता है हमारा पॉरीफेरा। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। क्या कहा जाता है, सामान्य नाम इनका स्पंज कहा जाता है। ये लवणीय तथा असममित होते हैं, मतलब इस तरीके से संरचना होती है कि इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल हार्ट में। फिर लवणीय होते हैं मतलब समुद्री जल में आपको मिलते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिकीय प्राणी मतलब काफी पुराने हैं, लेकिन कैसे हैं, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय होते तो इनको प्रोटोजोआ संघ में डाल देते, लेकिन इनको मेटाजोआ में डाला है क्योंकि ये बहुत सारी कोशिकाओं से इनका शरीर क्या है, बना है। जिनका शरीर संगठन कोशिकीय होता है, मतलब कोशिका है लेकिन एक ही कोशिका में क्रिया नहीं हो रही है ना, उत्तक नहीं बन रहा है इनके अंदर, सब सारी सेल्स अलग अलग काम कर रही है। जैसे ये जीव है तो उसके अंदर अलग अलग कोशिकाएं काम कर रही है, बट बहुत सारी कोशिकाएं, जबकि प्रोटोजोआ में पूरी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी एक ही कोशिका में हो जाती है। यहाँ पर भी कोशिकाएं मिलकर उत्तक नहीं बना रही है, लेकिन फिर भी क्या है,
ये अलग अलग, जैसे ये जीव है तो इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की कोशिकाएं हैं और वो अलग अलग काम कर रही है। आगे बात समझ में। तो इसके बाद है स्पंजों में जल परिवहन एवं नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र, क्योंकि ये पानी में पाया जाता है, तो जैसे कि अगर मैं सपोज करूँ ये स्पंज है, ठीक है, अब इसके शरीर पर छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे छिद्र पाए जाते हैं चारों तरफ, यहाँ पर इसकी भित्ति में, और एक बड़ा छिद्र पाया जाता है यहाँ पर। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं ना, इन्हें कहा जाएगा ओस्टिया। क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। इन्हें कहा जाएगा ओस्टिया, ये जो छोटे छिद्र है। फिर ये यहाँ पर खाली जगह होती है पूरी, ये वाली, ठीक है, इसे कहा जाता है स्पंज गुहा या स्पंजोसिल। तो सारा का सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा कहाँ प्रवेश कर रहा है, इस गुहा के अंदर, इस स्पंज गुहा में। जब ये पूरी पानी से भर जाती है तो यहाँ पर इसके हेड में एक बड़ा छिद्र होता है जिसे कहा जाता है ऑस्कुलम। ठीक है, तो ये क्या है, ऑस्कुलम। तो पानी किससे प्रवेश करता है बेटा, इन ओस्टिया से प्रवेश करता है और ओस्कुलम के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये जल परिवहन तंत्र है, इसे नाल तंत्र कहा जाता है। जल परिवहन का ये रास्ता भोजन जमा करने, अब ये पानी जब आता है अंदर तो इनके साथ क्या आ जाता है, इसका भोजन भी आ जाता है ना। तो भोजन संग्रहण के लिए, श्वसन के लिए तथा अपशिष्ट को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। ये देख रहा है आपको, ये ऊपर क्या है, ऑस्कुलम है, और ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, ये क्या है, ओस्टिया है। आगे बात समझ में। फिर है ये, इसके माध्यम से जल तंत्र किस किस में मदद करता है, अगर क्वेश्चन आता है तो श्वसन में, अवशिष्ट पदार्थ को निकालने में, भोजन ग्रहण में ये जो जल तंत्र है वो काम आता है। फिर है कोएनोसाइस्ट या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित रखती है। कोशिकाओं में पाचन होता है। ठीक है, अभी क्या है, इनको इनके जो अंदर वाली, जैसे ये अंदर की गुहा है, ठीक है, यहाँ पर इसके छिद्र है, मैंने अंदर से काट के बनाया, ये सब क्या है, छोटे छोटे ओस्टिया है ना। अब इन ओस्टियाओं के बीच में यहाँ पर क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। इस तरीके से ये कोशिकाएं मिलेगी जिन्हें कोएनोसाइट्स कहा जाता है या कॉलर कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, ये कोशिकाएं क्या करती है, पाचन में मदद करती है। क्या करती है, पाचन में, मतलब जैसे सपोज करो, ये मैं दूसरा चित्र बनाती हूँ, ये है स्पंज गुहा, ठीक है, यहाँ पर ये ओस्टिया, ये ओस्टिया, ये भोजन पानी को अंदर लेके आ रहा है, इस पानी के साथ क्या आ गया, ये भोजन के कण आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोएनोसाइट कोशिका है, इस कोएनोसाइट कोशिका में बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये भोजन का कण क्या किया, इसमें फंस गया। अब ये कोशिका इसको अपने अंदर ले लेगी, जिसे अमीबा को जो है पाचन करता है ना, वैसे ही क्या करेगी, मतलब ये कोशिका इस भोजन को पकड़ के अंदर ले लेगी और अंदर लाइसोसोम की सहायता से पचा देगी। तो ये पाचन में मदद करता है। ठीक है, फिर है कोशिकाओं में पाचन होता है, इस कोशिका को अंतराकोशिक पाचन कहते हैं। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का बना होता है। इनका जो कंकाल, जैसा हमारा कंकाल हड्डियों का बना होता है, वैसे ही इनका जो कंकाल होता है वो छोटे छोटे जो है धागे जैसी संरचनाओं और कंटिका यानी कांटे जैसी संरचनाओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, यानी उभय लिंगाश्रयी होती है, मतलब नर भाग भी इसी में होगा और मादा भी क्या होगा, इसी में होगा, तो इसे उभय लिंगाश्रय कहते हैं। उभय लिंगाश्रय होने का मतलब नर जननांग और मादा जननांग एक ही जीव में होना। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं, मतलब अगर नर जनन और मादा जनन दोनों ही इसी प्राणी में उपस्थित है तो अंडाणु निर्माण और शुक्राणु निर्माण, यानी जो नर युग्मक और मादा युग्मक है वो इसी के द्वारा तो बनेंगे। इनमें अलिंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, यानी शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और अलिंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा होता है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। निषेचित आंतरिक होता है, मतलब इसके शरीर के अंदर होता है। आंतरिक निषेचन होने का मतलब शरीर के अंदर होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होने का मतलब ये हो जाता है बेटा, ये बार बार टर्म आएगा। परिवर्धन यानी होता है विकास, भ्रूण का जो विकास होता है वो, अगर देखो जैसे ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, युग्मक मिले, क्या बना, युग्मनज बना, है ना, क्या बना, युग्मनज बना। ठीक, अब ये युग्मनज जो है आगे चल के क्या करेगा, इससे विकास होगा पहले किसका,
लार्वा का, ठीक है। फिर लार्वा जो है वो कायांतरित होगी किसमें, जो है वयस्क के अंदर। अभी बात समझ में। तो यहाँ पर ये जो लार्वा अवस्था अगर किसी में किसी के विकास के समय मिलती है ना, लार्वा अगर मिलती है तो परिवर्धन यानी विकास को अप्रत्यक्ष कह देते हैं। यानी अप्रत्यक्ष में क्या होती है, लार्वा अवस्था होती है, ठीक है। लार्वा पाई जाती है। आपने 10th के अंदर रेशम कीट का पढ़ा है, उसके अंदर आपने ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसको हम कैटरपिलर कहते थे। रेशम कीट की क्या थी, कैटरपिलर क्या थी, लार्वा अवस्था थी कि नहीं। तो ये लार्वा अवस्था क्या होती है, इनमें पाई जाती है। तो ऐसे विकास को हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। इनमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष का समझ जाना कि लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण है इसका स्पॉन्जिला, ठीक है। ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, साइकन, साइफा या यूस्पोंजिया जो होता है। फिर आता है संघ दूसरा, अकशेरुकों के अंदर, मतलब इनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ठीक है। जैसे पॉरीफेरा में नहीं होती वैसे इनमें भी नहीं होती। संघ सिलेंट्रेटा, इन्हें नाइडीरिया संघ भी कहा जाता है। ये जलीय होते हैं, अधिकांश समुद्री तथा मुक्त तैरते रहते हैं, यानी समुद्र के अंदर या तो मुक्त रहते हैं या किसी जगह से चिपके हुए रहते हैं। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिकाओं नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना होता है। इसका नाम देखो, संघ का दूसरा नाम नाइडेरिया भी है। क्यों, क्योंकि जैसे ये जीव है तो इसके ऊपर स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है दंश कोशिकाएं, ठीक है। दंश डंक कुछ सिमिलर सही है। तो दंश कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, कुछ जो है ये दंश कोशिका जो होती है इन्हें निमेटोब्लास्ट भी कहा जाता है या नाइडोब्लास्ट भी कहा जाता है। दंश कोशिका क्या होती है, काटती है, ठीक है। और जैसे कि ये कोई जीव है, इसके ऊपर मान लो ये दंश कोशिका जो है वो उपस्थित, जैसे कि सपोज अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बना के बताती हूँ बेटा। जैसे कि ये जीव है और इसके ऊपर ये क्या है, दंश कोशिका है। तो ये किसी भी जीव को या तो डंक मारेगी, जैसे चींटी हमें डंक मारती है, या फिर क्या होगा, ये कुछ केमिकल्स का स्त्रवण करती है जो कैसा होता है, विषैला, ठीक है। अब ये विषैला पदार्थ ये छोड़ती है किसके लिए, जैसे कि ये कोई भी जो मछली है वो तैरती हुई आ रही है, तो इसकी ये जो दंश कोशिका है वो विष को स्रावित करेगी, तो ये मछली बेहोश हो जाएगी उससे। फिर ये इसको भोजन के रूप में क्या करेगा, पकड़ लेगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में इस तरह से जो है जो स्पर्श जैसी स्ट्रक्चर होती है, हेयर जैसी, अब इनके अंदर दंश कोशिका पाई जाती है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, विष का स्त्रवण किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी मछली जो होती है वो बेहोश हो जाती है। फिर ये इसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और भोजन के रूप में यूज कर लेता है। तो दंश कोशिकाएं जो होती है इनका नाम होता है नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट। इसकी वजह से संघ का नाम नाइडीरिया पड़ा है। ये कोशिकाएं स्पर्शक तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है। ये जो आप हेयर जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये क्या है, स्पर्शक है। तो दंश कोशिका कहाँ पाई जाती है, इन स्पर्शक पे पाई जाती है, ठीक है। तो स्पर्शक या शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती है। दंश कोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक होती है। अभी दंश कोशिका किसमें मदद करती है, ये जो दंश कोशिकाएं होती है किसी भी जगह पर इसको चिपकने में, खुद की रक्षा करने में या फिर शिकार को पकड़ने में क्या करती है, मदद करती है। फिर नाइडेरिया में उत्तक स्तर का संगठन होता है। देखो जो हम लोगों ने अभी तक पोरिफेरा पढ़ा था उसके अंदर कौन सा था, कोशिकाओं का था। कोशिकाएं जब आपस में जुड़ जाती है और जो समूह बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तक स्तर। तो इनमें कौन सा स्तर पाया जाता है, उत्तक स्तर का संगठन होता है। ये द्विकोशिकी होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संबंधी रेस्टोवेस्टिकुलर गुहा पाई जाती है जो अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें क्या होता है, क्या इनमें जैसे कि यहाँ पर जैसे ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। तो ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है ना, ये जो सिलेंड्रेटा संघ के जो जीवन चक्र है उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती है। एक होती है मेडुसा और दूसरी होती है पॉलिप अवस्था। तो ये पॉलिप अवस्था दिख रही है ना, इस पॉलिप अवस्था में ये जो आप सेंटर में देख रहे हो ना, ये जो है वो क्या है, ये है आपके
गुहा है ना, इसकी गुहा यानी यहाँ पर जितना भी भोजन है वो संग्रहित किया जाता है ना। तो ये जो है इसे क्या कहा जाता है, जठर संबंधी गेस्ट्रो वेस्कुलर गुहा कहा जाता है। तो ये गुहा वाला हिस्सा है, ठीक है। अब इसके अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है, ये यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये क्या है, इसका अधोमुख है, यानी ये इसका मुख है, ठीक। तो जो गुहा है ये गुहा हो गई और ये मुख हो गया, ये खाली एक क्या हो गया, मुख हो गया। तो मुख द्वारा खुलती, इसमें अंतः कोशिकीय एवं अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का क्या होता है, इसमें अंतः कोशिकीय अंतरा कोशिक दोनों प्रकार का जो है भोजन जो होता है वो ग्रहण मतलब पाचन किया जाता है, ठीक है। फिर इनमें कुछ सदस्य जैसे कि प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बना होता है। इनके कुछ सदस्य जो होते हैं उनमें बाहर आवरण किसका बना होता है, जैसे कि प्रवाल 10th में पढ़ा है, प्रवाल भित्तियां किसका बना होता है, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है उसका जो कंकाल है वो पाया जाता है। इसका शरीर दो आकार को यानी पॉलिप और मेडासा से बना होता है, ये आप देख रहे हो। ये अवस्था जो आप देख रहे हो बेटा, ये अवस्था जो है वो है मेडुसा और ये पॉलिप अवस्था है। तो इसके जीवन चक्र में दो, यानी देखो ये जो छाते की जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, ये तो हो गई है मेडुसा, और ये इस तरीके के स्ट्रक्चर है ये पॉलिप। तो इसके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। पॉलिप स्थवार या बेलनाकार होता है, हाइड्रा जैसे कि हाइड्रा के अंदर। मेडुसा कैसी होती है, छतरी के आकार की होती है और मुक्त पलावी होती है ना। तो बेलनाकार अवस्था है ये जो आप देख रहे हो, ये किसमें होती है, हाइड्रा के अंदर होती है। और ये कौन सी अवस्था है आपकी, जो है पॉलिप अवस्था। और ये छित्राकार, छत्ते के समान होती है, ये कौन सी है, ये अवस्था है हमारी जो है छतरी के समान जो है वो पॉलिप अवस्था, सॉरी मेडुसा अवस्था है ना। तो ये दो अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, छतरी के समान जो अवस्था होती है, जैसे ये अवस्था थी स्तंभाकार, ये तो किसमें पाई जाती है, हाइड्रा में। वैसे छत्राकार अवस्था जो है वो किसमें, पॉलिप जो है बेलनाकार थी, हाइड्रा में थी, और मेडुसा छतरी के आकार की थी, तो ये किसमें पाई जा रही है, मुक्त पलावी होती है। और इसका एग्जाम्पल है जेली फिश, ठीक है। वेन आइडिया जिनमें दोनों पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं, इनमें पीढ़ी एकांतरण होता है, जैसे कि ओबेलिया। कुछ ऐसे सिलेंड्रेट्स होते हैं जिनमें दोनों ही जीवन चक्र में दोनों अवस्थाएं मिलती, कुछ में एक ही अवस्था में रहती है, जैसे कि हाइड्रा होता है वो जो है कौन सी, पॉलिप अवस्था में होता है, ठीक है। और ओरेलिया है वो छतरी के समान है, तो मेडुसा अवस्था के अंदर है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जो जीवन चक्र में दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो इसका उदाहरण जो है वो कौन सा है, ओबेलिया है, ठीक है। पॉलिप अलिंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है। पॉलिप जो होता है वो क्या करता है, अलिंगिक जनन करता है। मतलब ये जो बेलनाकार स्ट्रक्चर है, ये वाली अवस्था ये क्या करेगी, अलिंगिक जनन करेगी। और किसका निर्माण करेगी, मेडुसा अवस्था का, छतरी के समान अवस्था का क्या करेगी, निर्माण करेगी। मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉली उत्पन्न करते हैं, मतलब ये अवस्था जो है वो अलैंगिक जनन के द्वारा इस अवस्था को उत्पन्न करेगी, और ये जो अवस्था है वो लैंगिक जनन के द्वारा इस अवस्था को उत्पन्न करेगी। तो ये चीज होती है, उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए फाइसीलिया, ठीक है, इसे पुर्तगाली युद्ध मानव कहते हैं, एडमेसिया समुद्र एनिमोन कहते हैं। तो ये उदाहरण दिए हुआ है। फिर तीसरा संघ आता है टीनोफोरा। टीनोफोर या कंकधर इसको कहा जाता है। ये समुद्री अखरोट या कंकाल जैसी जो है कोम जेली इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, तीसरा संघ है हमारा अकशेरुक प्राणी का, कौन सा, टीनोफोरा, ठीक है। तो टीनोफोरा जो होता है वो समुद्री अखरोट के नाम से भी जाना जाता है, कंकाल जेली या कोम जेली भी इसको कहते हैं, ये दूसरे नाम है इसके। ये सभी समुद्रवासी अरीय सममिति होती है, अरीय सममिति वाले होते हैं, यानी इसके बीच में जो सेंटर पॉइंट दिया जाए उससे ऐसे काटा जाए या फिर ऐसे काटा जाए, तो ये दो हिस्सों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तथा उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। इसमें भी कौन सी शरीर की श्रेणी होती है, उत्तक स्तर की होती है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभि कंकाल पट्टिका होती है, जो चलन में इनमें क्या करती है, इनको सहायता करती है। मतलब जैसे ये शरीर पे आप देख रहे हो, ये 8 पट्टियां होती है, कितनी, 8। ये किसमें मदद करती है, चलने में इसको मदद करती है। आगे बात समझ में
फिर है पाचन अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय हो सकता है, यानी अंतःकोशिकीय यानी एक कोशिका के अंदर हो सकता है, या कोशिकाएं मिलकर एंजाइम रिलीज कर कर भी क्या कर सकती है, पाचन कर सकती है। ठीक है, तो एंजाइम के द्वारा और किसके द्वारा, एक कोशिका के अंदर लाइसोसोम के द्वारा भी पाचन हो सकता है। जीव संदिग्ध प्राणी प्रकाश उत्सर्जन करता है, ये बहुत बड़ी एक इनकी स्पेसिफिसिटी है कि ये क्या करते हैं, लाइट उत्पन्न करते हैं। जीव संदिग्ध यानी प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना, जिसे आप लोग देखते हो किसको, जुगनू लाइट उत्सर्जित करता है कि नहीं करता, वैसे ही ये भी क्या करते हैं, समुद्र में लाइट उत्पन्न करते हैं, और उनका ये गुण क्या कहलाता है, जीव संदिग्ध कहलाता है। टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर एवं मादा अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही जीव के शरीर के अंदर होते हैं। जनन केवल लैंगिक जनन होता है, निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। लैंगिक जनन होता है इनमें, ठीक है, निषेचन बाह्य होता है, यानी ये जो जीव का शरीर है उसके बाहर निषेचन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, यानी इनमें लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण के लिए टीनोप्लाना जो है, उसके बाद देखो संघ प्लेटी हेलमिंथीज या चपटे कृमि, इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप में चपटे होते हैं। देखो आप देखो कैसा है शरीर, एकदम चपटा सा है ना। ठीक है, इनमें सामान्यतः चपटे कर्मी कहा जाता है, इन्हें सामान्यतः कहा जाता है, चपटे कर्मी कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के शरीर के अंदर रहते हैं, इसीलिए इन्हें अंतः परजीवी कहते हैं। चपटे कर्मी द्विपार्श्व सम्मिति होते हैं। द्विपार्श्व सम्मिति यानी अगर बीच से काटो तो हमको क्या मिल जाता है, लेफ्ट अलग मिल जाता है और राइट अलग मिल जाता है और लेफ्ट अलग मिल जाता है, तो द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। त्रिकोरिक होती है, अप्रगुही होते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 जनन स्तर से इनका विकास होता है। त्रिकोरिक का मतलब 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अप्रगुही होते हैं। उसके बाद अंग जनन स्तर, शरीर संगठन होता है, मतलब इनमें क्या होता है, अंग जो होते हैं वो विकसित होते हैं। अभी तक जो हमने देखा सिर्फ उत्तक थी, लेकिन प्लेटी हेलमिंथीज चपटे कर्मी होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंग पाए जाते हैं। परजीवी प्राणी में अंकुश व चूषक पाए जाते हैं, इनके शरीर में चूषक अंग पाए जाते हैं। चूषक यानी चूसना, यानी ये दूसरों के शरीर में रहते हैं और वहीं से, जैसे कि ये जीव है ना, तो ये दूसरों के शरीर में रह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहीं से भोजन उसी व्यक्ति का चूसेगा, जैसे जुएं होती है, चूसती है हमारा खून, तो इन्हीं में भी क्या होते हैं, लगने के लिए क्या होते हैं, यानी किसी भी ये जीव है उसकी भित्ति से चिपकना है इसको, तो यहाँ पर ऐसे अंकुश जैसी कोशिकाएं होती है और चूसक अंग पाए जाते हैं, जो ये देखो यहाँ पर ही चूसक अंग पाए जाते हैं जो इसको चिपकने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कुछ चपटे कर्मी खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण व उत्सर्जन में सहायता करती है। अतिरिक्त परासरण नियंत्रण का मतलब होता है, क्योंकि ये जलीय होते हैं, इनके शरीर में अगर मान लो परजीवी होते हैं तो हमारे अंदर पानी तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, तो ये जो पानी इनके शरीर में जाता है तो ये ज्वाला कोशिकाएं क्या करती है, अतिरिक्त पानी को वापस बाहर निकालने में क्या करती है, मदद करती है, तो इसको परासरण नियंत्रण कहते हैं। और उत्सर्जन यानी अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करती है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ज्वाला कोशिकाएं किस संघ के प्राणी की विशेषता है, तो प्लेटी हेलमिंथीज की विशेषता है। नर मादा अलग नहीं होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, ठीक है। परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती है, जैसे कि प्लेनेरिया में पुनरुत्थित की अवक्षमता पाई जाती है, यानी इनमें लार्वा अवस्था क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। और अगर इन प्लेनेरिया जो होता है ऐसा प्राणी है इसके अंदर जिसको कि पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है, मतलब अगर उसको 2 टुकड़ों में काट दो तो ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा है वो नए के अंदर क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। उदाहरण है इसका टीनिया और फीता कृमि, ठीक है। फिर उसके बाद है संघ एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज प्राणी अनुप्रस्थ काट में कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। इनको अगर हम काटते हैं तो कैसे होते हैं, जैसे कि ये शरीर है इसका शरीर ऐसे बेलनाकार होता है,
ठीक है, ऐसे बेलनाकार शरीर होता है। तो अगर इसको काटोगे तो ये रिंग के जैसे, ककड़ी कैसी होती है बेलनाकार, अगर उसको काटोगे तो उसके सेक्शन कैसा मिलेगा? आप सलाद बनाते हो तो कैसा मिलता है, गोल गोल मिलता है कि नहीं? तो एस्केलमेंथीज प्राणी अनुप्रस्थ काटने पे कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं हम? गोलक्रमी कहते हैं। ये मुक्त जीवी होते हैं, जलीय तथा स्थलीय तथा पौधे प्राणियों में परजीवी भी होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी ये जो है मुक्त जीवी अकेले रहने के साथ साथ जल में तथा स्थलीय तथा कुछ प्राणियों में परजीवी के रूप में भी रहते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं, यानी लेफ्ट और राइट प्राप्त कर सकते हैं बीच से डिवाइड करके। फिर त्रिकोरिक होते हैं। त्रिकोरिक होने का मतलब जो है जो विकास के समय तीनों जनन स्तर मिलते हैं इनके अंदर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और कुट प्रगुही होते हैं। अभी तक जितने भी जीव देखे उनमें गुहा थी नहीं, लेकिन इनमें कैसे होती है? कुट प्रगुहा होती है। ठीक है, कुट प्रगुहा जो है वो मैंने आपको बता दी है। देखो डायग्राम में भी सीन होगा आपके, ये देखो कहाँ ये गुहा, ये रहा, ये कुट गुही वाला है ना। तो अभी तक जितने भी जीव थे वो ऐसे थे, लेकिन जो हमारे जो क्रमी आ जाते हैं, गोल क्रमी है ना, वहां से कौन सा आ जाता है? इस प्रकार का जो गुहा होती है वो पाई जाती है। तो कुटकुरे प्राणी होते हैं, इनका शरीर संगठन अंग तंत्र का होता है। अभी तक जो प्लेटीहेल्मिन्थीज थे उनमें कौन सा था? अंग स्तर का, लेकिन एस्केहेल्मिन्थीज क्या आ गए हैं? अंग तंत्र आ गया। तो ध्यान रखना कि कुट प्रगुहा लेकिन अंग तंत्र इनमें पाया जाता है। ठीक है, आहार नाल पूर्ण होती है, पूर्ण विकसित है, अंग तंत्र है तो आहार नाल पाई जाती है, यानी पाचन तंत्र पाया जाता है। फिर है पेशीय ग्रसनी होती है, हमारे अंदर ग्रसनी होती है ना, अधोग्रसनी, मुख ग्रसनी, वैसे इनके अंदर भी पेशियों से बनी ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। उनमें उत्सर्जन जो है इनके शरीर पे देखो, ये दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे इस तरीके से इनके शरीर पे छेद पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है? उत्सर्जन जितना भी अवशिष्ट होता है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं। ठीक है, यानी नर और मादा अलग अलग शरीर में होते हैं। मादा जो है देखो सामने चित्र में बड़ी है, और नर क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, नर पीछे से कैसा होता है? नर का पीछे वाला हिस्सा घुमा हुआ होता है। तो ये एसके एलिमेंथीज में जो एस्केरीज है उसका डायग्राम आपको क्या किया गया है? दिया गया है। तो ये ध्यान रखने का ध्यान रखना इस चीज को कि ये क्या होते हैं, जो है एक लिंगाश्रय होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। मादा लंबी होती है, नर छोटा होता है, और नर पीछे से, नर का पीछे वाला हिस्सा थोड़ा घुमा हुआ होता है। ठीक है, निषेचन आंतरिक होता है। फिर उसके बाद होता है परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। जो है प्रत्यक्ष जो है परिवर्तन होता है, शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं, है ना, अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था होती है। यानी ध्यान रखना कि अगर मान लो परिवर्धन प्रत्यक्ष है, दैट मीन्स लार्वा अवस्था नहीं है, और अगर अप्रत्यक्ष है दैट मीन्स लार्वा अवस्था है। इस चीज को याद रखना यहाँ पर कि अप्रत्यक्ष है मतलब लार्वा अवस्था उपस्थित है। तो यहाँ पर देखो टीनोफोरा के अंदर शायद कुछ मिसकॉन्सेप्ट था, उसका क्या दिया हुआ था, एक बार हम लोग देखते हैं इसको, कि अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी लार्वा अवस्था नहीं होती है, नहीं होगा, क्या होगा? अगर अप्रत्यक्ष परिवर्तन है दैट मीन्स लार्वा अवस्था होगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, तो इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष जो परिवर्तन होता है उसमें हमेशा लार्वा अवस्था आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। फिर है उदाहरण है इसका एस्केरीज और वाउचोरिया, ये आपके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। तो उसके बाद आता है संघ एनिलिडा। ये प्राणी जलीय तथा लवणीय, अलवणीय, जल तथा स्थलीय सभी जगह पे पाए जाते हैं। कभी कभी परजीवी होते हैं, मतलब अन्य जीवों के शरीर में ये पाए जाते हैं। ये अंग तंत्र
स्तर संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममिति होते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणिक क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुही प्राणी होते हैं। क्या होता है देखो, कहाँ पाए जाते हैं ये लवणीय अलवणीय जल व स्थलीय जो जीव होते हैं या परजीवी यानी अन्य जीवों के शरीर में ये पाए जाते हैं। ये अंग तंत्र स्तर यानी अंग मिलकर, हम लोगों ने पढ़ा है कोशिका मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर क्या बना लेते हैं, अंग तंत्र बना लेते हैं। तो इनमें भी अंग तंत्र पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले सर्ग में ही अंग तंत्र आ गया था एस्के एलिमेंथीज में, तो इनमें भी अंग तंत्र पाया जाएगा। फिर है इनमें द्विपार्श्व क्या पाई जाती है, सममिति पाई जाती है। मतलब शरीर को अगर हम बीच से काटते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट और राइट मिल जाता है। फिर उसके बाद है त्रिकोणिक होते हैं, यानी जब इनका परिवर्तन होता है तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों पाई जाती है। विखंडित खंडित तथा गुही प्राणी होते हैं, यानी इनका शरीर जो है वो शरीर क्या है, ये देखो आप छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है कि नहीं, ये एक खंड हो गया, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड, ये चौथा खंड, ये पांचवा, है ना। तो इनका शरीर खंडों में क्या होता है, बटा हुआ होता है। फिर गुही प्राणी है। अभी तक यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था ये कैसे थे, कुट गुही थे, है ना। लेकिन एनिलिडा संघ से कैसा प्राणी शुरू हो गए बेटा, यहाँ पर अभी देखो ये जो हमने एसके एलिमेंथीज पढ़ा, एसके एलिमेंथीज में कैसे थे, जो एनिमल्स थे वो कैसे थे, कुटगुही थे। लेकिन यहाँ पर जब भी बात आ जाती है किसकी, जब भी बात आएगी संघ एनिलिडा की, तो क्या आएगी, गुही प्राणी आ जाएंगे। मतलब गुहा पूरी तरह से विकसित होगी। जिसको ये चीजें नहीं समझ में आ रही वो वर्गीकरण का आधार जरूर से पढ़ लेना, तभी समझ में आएगा। द्विपार्श्व सममिति होते हैं, त्रिकोणिक और खंडित होते हैं। इनका शरीर सतह पर स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में क्या होता है, बटा हुआ होता है। इनके शरीर पे ये खंड आपको स्पष्ट रूप से क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। लेटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसीलिए इस संघ को क्या कहा जाता है, एनिलिडा कहा जाता है। अब देखो आप ये देख रहे हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक वलय, ये दूसरा वलय, ये तीसरी रिंग है, ये चौथी रिंग है। ये शरीर पर ये रिंग्स दिख रही है, ये एक रिंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है ना। तो इसका लैटिन में इसको क्या कहते हैं, एनुलस। इस रिंग को क्या कहते हैं, एनुलस। तो इसीलिए इस संघ का नाम क्या पड़ा है, एनिलिडा। इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य एवं वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलन में मदद करती है। ये अनुदैर्घ्य ऐसे लंबी और वृत्ताकार ऐसे, ठीक है। तो ये दो तरीके की इसमें पेशियां पाई जाती है, इसीलिए ये पेशियां इनको चलने में मदद करती है। जलीय एनिलिडा जैसे कि नेरीज में पार्श्व उपांग पैरोपोडिया पाए जाते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये जो शरीर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये किसकी है, निरीज की है। कहाँ पाया जाता है, जल के अंदर। अब इसके अंदर ये छोटे छोटे यहाँ पर बाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है पाँव के, ये यहाँ पर ये चलने में इसको क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें कहा जाता है पैरापोडिया। ठीक है, तो तैरने में इनको सहायता करते हैं। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब जो रक्त होता है वो किसमें बहता है, धमनियों शिराओं में। वृक्रक एक वचन नेफ्रोडिया परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक करते हैं। कौन सी संरचना इनमें उत्सर्जन में मदद करती है, तो वो संरचना है वृक्रक, नेफ्रीडिया। वृक नहीं, ध्यान रखना, वृक्रक जो है वो संरचना है जो इनमें अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करती है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं पाई जाती है जो पार्श्व तंत्रिकाओं के द्वारा दूरी अधर तंत्रिका रज्जु से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। देखो क्या होता है इसके अंदर, जो अगर इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं हम, तो इसके अंदर जो है एक जोड़ी गुच्छिकाएं जो है गेंगलिया जो होता है वो इनमें पाया जाता है तंत्रिका रज्जु से। देखो क्या होता है, ऐसे एक वलय जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, अब इस पे ऐसे गेंगलिया पाए जाते हैं, है ना। और इनसे जो है पतली पतली तंत्रिका रज्जु जो होती है वो निकली हुई रहती है। तो ऐसा इनका क्या होता है, तंत्रिका और जो तंत्र होता है, और यहाँ पर इस तरह से अधर जो है तंत्रिका रज्जु से क्या होता है, यानी ये एक वलय है। ठीक है, इस पे गेंगलिया पाया जाएगा, यानी ये कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है जिसको गेंगलिया कहा जाता है। और इनसे ऐसे तंत्रिका रज्जु, जैसे हमारी मेरु रज्जु निकली हुई रहती है, वैसे ही इनके ऐसे तंत्रिका रज्जु जो है वो नीचे की तरफ निकली हुई रहती है। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, मस्तिष्क डेवलप होता है। फिर है जो पार्श्व तंत्रिकाओं के द्वारा दूरी अधिक तंत्रिका द्वारा जुड़ी हुई होती है। नेरीज एक जलीय एनिलिडा है, ये कहाँ होता है, जल में पाया जाता है, जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। यानी नर अलग होगा और मादा अलग हो गई, एक लिंगाश्रय है।
केंचुए और जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। अब एनिलिडा संघ का उदाहरण दूसरा कौन सा है? केंचुआ भी है लेकिन इस और जोंक भी है, लेकिन इनमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते। दैट मींस ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं। जनन लैंगिक विधि के द्वारा क्या होता है? नेरिस फेरिटिमा जैसे कि केंचुआ तथा हिरण्डेरिया जो होता है रक्त चूसक जोंक जो होती है वो इसका उदाहरण है, इस संघ का उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। 1 नंबर का क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है, जिसमें कीट भी सम्मिलित है। कीड़े मकोड़े सारे आते हैं, इसलिए कीड़े मकोड़े आप तरह तरह के देखते हो। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा की ही है। बहुत बड़ा जो है संघ है। इसमें अंग जनन तंत्र स्तर जो है शरीर संगठन होता है, मतलब अंग तंत्र इसमें पाए जाते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति के होते हैं, मतलब इनको अगर हम बीच से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट और राइट हमको मिल जाता है। त्रिकोणिक होते हैं, मतलब विकास के दौरान जो अंग बनते हैं वो तीनों स्तर से बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। प्रगुही प्राणी मतलब गुहा पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिन जो है युक्त कंकाल से ढलका रहता है, यानी इनका जो बाहर एक परत, पतली सी परत पाई जाती है सफेद सफेद कलर की। कभी आप अगर उसको जो ये आप सामने देख रहे हो ग्रास होपर, इसके शरीर पे आपको व्हाइट कलर की ऐसे झिल्ली सी दिखती है, वो क्या होती है? काइटिन की होती है। ये इनका जो है बाह्य कंकाल बनाता है। फिर इनका शरीर सिर, वृक्ष और उदर के अंदर डिवाइडेड होता है। ये देखो, ये तितली आपको दिख रही है, ये सिर है, यानी अगर आप इसको मैं बड़ा करती हूँ तो ये बीच वाला हिस्सा है ना तितली का, उसको ये बीच में आगे आगे जो गेप दिख रहा है वो इसका सिर है, ठीक है। फिर ये वृक्ष यानी इसका छाती वाला रीजन है, और लास्ट का जो पार्ट देख रहे हो आप थोड़ा लंबा, ये वाला, ये इसका उदर वाला रीजन है, और ये इसका शीर्ष है आगे वाला। तो ये जो बीच का बचा है ये क्या हो गया? इसका जो है वृक्ष हो गया, यानी छाती वाला रीजन हो गया। तो शरीर जो है वो 3 हिस्सों में क्या होता है? डिवाइड होता है। इनमें संधि युक्त पाद पाए जाते हैं, यानी जॉइंटेड जो पाव होते हैं वो पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर इस ग्रास ऊपर के एक जॉइंट है, यहाँ पर एक जॉइंट है, फिर यहाँ पर एक जॉइंट है, तो यहाँ पर एक जॉइंट है ना। तो ये जो सबसे बड़ी विशेषता इनकी होती है कि इनमें ये देखो यहाँ पर भी एक जॉइंट है, ये यहाँ पर भी जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है, तो 3 जगह जॉइंट है ना। तो जो है संधि युक्त यानी जॉइंट युक्त इनके जो पाद होते हैं, यानी इनके जो पांव होते हैं वो पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम के द्वारा होता है, ठीक है। फुफ्फुस और श्वसन वाहिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुला होता है। संवेदी अंग श्रृंगिकाएं, नेत्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये श्रृंगिकाएं जो है ये इनके एंटीना है, और ये जो नेत्र है इनके द्वारा ये क्या करते हैं? अपने आप को संतुलित करते हैं और संवेदनाओं को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। फिर है उत्सर्जन इनके द्वारा, इनमें किसके द्वारा होता है? मेल पिगी नलिकाओं के द्वारा। देखो इससे पहले का संघ कौन सा पढ़ा हमने? ये पढ़ा हमने एनिलिडा। एनिलिडा में कौन सा था? वृक्क था, ठीक है। जबकि मेल पिगी नलिकाएं जो है अवशिष्ट, जैसे हमारे अवशिष्ट निकालने में कौन मदद करती है बेटा? किडनी करती है। वैसे ही इनमें कौन सी होती है? मेल पिगी नलिकाएं होती है जो अवशिष्ट को बाहर निकालती है। फिर नर मादा दोनों अलग अलग जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। अधिकांश अंड प्रजक होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था यानी अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट जैसे कि एपिस यानी मधुमक्खी, ठीक है, बॉम्बिक्स यानी रेशम कीट, ये सब किस में आता है? लेसिफर लेका किस में आता है? लाख कीट। ये सब कीड़े में अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपकी संघ मोलस्का, है ना, ये भी अकशेरुकी है, ठीक। तो मोलस्का सबसे दूसरा बड़ा प्राणी संघ है, जब आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, और आर्थ्रोपोडा के बाद जो सबसे बड़ा संघ आता है वो कौन सा आता है? वो आता है आपके मोलस्का। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय या लवणीय अलवणीय तरीके हो सकते हैं। अंग तंत्र स्तर का संगठन वाले होते हैं, मतलब इनमें भी अंग तंत्र पाया जाता है। द्विपार्श्व समिति होती है, त्रिकोणित होते हैं, प्रगुही होते हैं। ये आपको पता है क्या होता है? पढ़ा दिया है मैंने। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के आवरण से ढका रहता है, मतलब शरीर कोमल होता है इनका, लेकिन बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? आवरण पाया जाता है, इसलिए हार्ड हो जाता है। शरीर इनका शरीर जो है अखंडित होता है, मतलब खंडों में डिवाइडेड नहीं होता। इसमें क्या पाया जाता है? सिर पाया जाता है, पेशी पात पाए जाते हैं, तथा एक अंतरंग उनुम जो होता है वो पाया जाता है। यानी ये जो आप देख रहे हो ये शीर्ष है इसका, ये पांव है, और इसके अंदर जो पाया जाता है ना, ये शीर्ष
और ये पाँव और इसके अंदर जो पाया जाता है उसको एक अंतरंग कुंदुक कहते हैं। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुरुंद के ऊपर प्रवार बनाती है, यानी ये अंदर वाला इसका इस तरह से कि मतलब ये अंदर हिस्सा है, ये क्या है, कुरुंद जो है ककुंद है, सॉरी, ठीक है, अंतरंग ककुंद है। इस ककुंद जो है उसके ऊपर क्या होता है, त्वचा का जो क्या होता है आवरण पाया जाता है। ककुंद तथा प्रवार के बीच स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं। जैसे क्या है, अगर मैं समझूं इसको कि यहाँ पर ये इसका शीर्ष हो गया, ठीक है, मोलस्का का, ये इसके पांव हो गए, है ना, और ये बीच वाला हिस्सा ये क्या है, ककुंद है, ठीक है। अब ये ककुंद जो है, ये ककुंद हो गया, इसके ऊपर त्वचा एक आवरण बनाती है ना। इस आवरण को जो है हम लोग क्या कह रहे हैं, मतलब प्रवार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रवार, ठीक है। ये शीर्ष हो गया, ये इसके पांव हो गए, ठीक है, बीच का हिस्सा ये वाला क्या है, ककुंद है, और ककुंद के ऊपर स्किन का बना आवरण प्रवार है, और प्रवार के बीच में ये जो घेप दिल रहा है इसको प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के साथ क्लोम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इसके क्या पाए जाते हैं, क्लोम, जो इनको सांस लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, श्वसन और उत्सर्जन दोनों में ही क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं, मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने युक्त जो है अंग पाया जाता है, जिसे रेती जीवा या जो है रेडुला कहते हैं। मतलब इनकी जो जीभ होती है ना, इनके शरीर में जो जीभ होती है उसको रेती जीभा कहा जाता है, और इनके शरीर पे ऐसे एंटीना के समान संरचना होती है, जो होने वाले जो चेंजेस होते हैं वातावरण में, उनको क्या करता है, उनके चेंजेस के बारे में हमको क्या करता है, बताता है, ठीक है। सामान्यतः नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। परिवर्तन सामान्य लार्वा के द्वारा होता है, यानी अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। उदाहरण इसका पाइला यानी सेम, घोंघा, घोंघे का ये डायग्राम दिया हुआ। ऑक्टोपस किस में आता है, मोलस्का के अंदर आता है ना। तो ये जो है एग्जाम्पल है। सीपिया आ गया, है ना, जो सीपिया आ गया, पिंक टाड़ा मुक्ता मुक्ति जो है मुक्ता सुक्ति हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है वो एग्जाम्पल है किसके, मोलस्का संघ के प्राणियों के। फिर आता है संघ एकाइनोडर्मिटा या शूल युक्त प्राणी। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। मतलब इनके शरीर के, जैसे ये स्टारफिश आपको दिख रही है, तो इनके अंदर जैसे हमारे अंदर हड्डी पाई जाती है, वैसे ही इनके अंदर कैल्शियम की बनी हुई हड्डियां पाई जाती है। इनका नाम, इसीलिए इनका नाम एकाइनोडर्मिटा है, यानी शूल युक्त शरीर। और इनके शरीर पे ये देखो आप तिखी तिखी निकले हुए दिख रहे हैं आपको कांटे जैसी स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको और जूम करूं तो ये देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे कांटे जैसी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी। ये किताब के अंदर आप अगर डायग्राम को देखोगे तो क्योंकि इनके ऊपर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कांटे की समान संरचना पाई जाती है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मिटा है। ये सभी समुद्रवासी यानी समुद्र में पाए जाते हैं, तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। मतलब अंग तंत्र इनमें पाया जाता है, अंग मिलकर अंग तंत्र बना लेते हैं। वयस्क एकाइनोडर्म अरी रूप से सम्मित होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मित होती है। सब त्रिकोणिक तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, पूर्ण विकसित होता है। सामान्य मुख अधर तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। मतलब इनमें दो तल पाए जाते हैं, एक तो होता है पृष्ठीय सतह और एक अधरी सतह। अधर जो सतह होती यानी अधर तल पर तो इनके मुख पाया जाएगा, और पृष्ठीय सतह जो होगी उस पर क्या पाया जाएगा, मल द्वार पाया जाता है, जिससे अवशिष्ट बाहर निकालते हैं। जल संबंध तंत्र इस संघ की विशेषता है। मतलब जल संबंध तंत्र जो होता है उसके माध्यम से जल इनके शरीर में एंटर करता है और निकलता है, जो चलन में भी इनको मदद करता है, भोजन पकड़ने में भी मदद करता है। ये इनकी स्पेसिफिक विशेषता है, ध्यान रखना। जल संबंध तंत्र सिर्फ एकाइनोडर्मिटा को भी स्पेसिफाई करता है। आगे बात समझ में, स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का इनमें अभाव होता है, तो उत्सर्जन को बाहर निकालने में
कौन मदद करता है? ये जल संवहन तंत्र मदद करता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं, लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है, निषेचन सामान्य बाह्य होता है, मतलब मादा के शरीर के बाहर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, यानी जो लार्वा अवस्था होती है वो इनमें पाई जाती है। मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था इनमें पाई जाती है। उदाहरण तारामीन यानी एस्टेरीज है, एकाइनस यानी समुद्री अर्चन, ये सारे जो है वो आपके क्या आ गए, जो है सारे के सारे, मतलब एकाइनोडर्मिटा तक आपकी जो है नॉन कोर्डेट आ गए है ना। कौन से प्राणी आ गए? नॉन कोर्डेटा, मतलब जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती, अभी तक जितने भी पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आता है आपके बीच में एक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संकोर्डेटा यानी रज्जु की प्राणी, लेकिन उससे पहले हमको एक और देखना होता है जो होता है हमारा हेमिकोर्डेटा। इसे हेमिकोर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, यानी हम लोग मेन पढ़ते हैं नॉन कोर्डेट्स है ना, और दूसरा हम पढ़ते हैं कोर्डेट, लेकिन इसके बीच में एक और आता है जिसे हम पढ़ेंगे हेमिकोर्डेट। तो हेमिकोर्डेट पहले कशेरुकी संघ में रख रहे थे एक उपसंघ के रूप में, लेकिन अब इसे अरज्जुकियों के अलग संघ के रूप में क्या कर दिया, रख दिया, मतलब नॉन कोर्डेट का एक अलग उपसंघ बना दिया है। ठीक है, यानी एकाइनोडर्मिटा के बाद नॉन कोर्डेट्स जो होते हैं, यानी ये जो नॉन कोर्डेट, पहले ये कोर्डेटा में आ रहा था, मतलब इनमें आ रहा था, संघ कोर्डेटा में आ रहा था, रज्जुकी में आ रहा था, लेकिन अभी इसको किस में सम्मिलित कर लिया है? हेमिकोर्डेट के अंदर कर लिया है। ठीक है, अरज्जुकी के अंदर कर लिया, हेमिकोर्डेट को अरज्जुकी में कर लिया है। सॉरी, इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव होते हैं, जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये द्विपार्श्वीय रूप से सममिति रखते हैं, त्रिकोरिक होते हैं तथा प्रद्वी प्राणी होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? बेलनाकार होता है, यानी बेलन के समान होता है, तथा शुंड कॉलर एवं लंबे वृक्ष में विभाजित होता है। शरीर किस किस में डिवाइडेड होता है? ये तो हो गई इनकी शुंड, ये हो गया इनका कॉलर, और यहाँ से लगाकर ये लास्ट तक का जितना भी रीजन है ये वृक्ष यानी छाती वाले रीजन में विभेदित हो गया है। इसके बाद परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, श्वसन क्लोम के द्वारा होता है। ठीक है, जो भी जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? क्लोम पाए जाते हैं। शुंड ग्रंथि इनके उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जन जो अवशिष्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए कौन सी ग्रंथि होती है? शुंड ग्रंथि। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, मतलब मादा के शरीर में पानी में होता है, या जो भूमि के अंदर अगर ये रहते हैं तो वहां होता है। परिवर्धन जो होता है, लार्वा अवस्था पाई जाती है जिसे कि टॉर्नेरेलिया लार्वा कहा जाता है, इसलिए परिवर्धन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। लार्वा का नाम है इनका टॉर्नेरेलिया लार्वा। ठीक है, उदाहरण इसका बेलिनोग्लेसिस और सेकोग्लेसिस है। तो यहाँ पर आपके बेटा ये आपका पूरा का पूरा जो अकशेरुकी प्राणी है वो हमने कंप्लीट किया। कल हम लोग जो है कशेरुकी प्राणी को पढ़ेंगे। आपको ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले वाला वीडियो जो है वो ढंग से देखा होगा, वरना मैं कहाँ आपको द्विस्तरीय त्रिस्तरीय बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले एक बार आप उसको अच्छे से देख लें।